कल जो है हम लोगों का लास्ट यहाँ पर था। जैसे आप देखें कि ज्योग्राफी में जो है ये वाला पूछता है बॉल्सन, ये हम इस चीज़ को देखे हुए हैं पहले के क्वेश्चन में कि पहाड़ियों से घिरे जो बताए थे, चारों तरफ से पहाड़ियाँ रहेंगी और बीच में गर्त बना रहता, समतल गर्त, उसी में जो है ना नदियाँ आ करके अपने पानी को कहाँ गिरा देती हैं, उसी में, उसको बॉल्सन कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं तो इसलिए इसको ध्यान दे देना। ठीक है, बाकी ये डल झील में निशात बाग है जिसको किसने बनवाया था, कल हम बताए थे, जहांगीर ने। ठीक है, डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी में ऊंट कडाल पुल जो है बनाया गया है। ऊंट कडाल पुल याद रखने के लिए क्या कीजिएगा कि डल झील में जो पुल है उसमें डाल है, डल में क्या है, डाल है। ठीक है, तो ना दिमाग में बैठेगा थोड़ा थोड़ा। और निशात बाग जो है और शालीमार बाग एक और है, ये दोनों को कौन बनवाया था, जहांगीर बनवाया था। तो निशात बाग के अलावा एक और क्या है वहां पर, शालीमार बाग। इसी के नाम पे दिल्ली में भी एक शालीमार बाग है। ठीक है, लेकिन उसका जहांगीर से कुछ लेना देना नहीं है। तो निशात बाग और शालीमार बाग दोनों ही हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, और इनका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने। बैठिए। ठीक है, कितना नौकरी हो गया, 3 गो कि 4 गो, 3। तो अभी टीचर्स वाला में हुआ है, बीपीएससी का इंटरव्यू दी थी, उसमें रुकी थी कुछ नंबर से, जबकि कट ऑफ से बहुत ऊपर था। और उसके बाद अभी बिहार एसएससी में भी सिलेक्शन हो गया। क्या मिला, ऑडिटर मिला है। ठीक है, बीपीएससी में भी ऑडिटर में ही रुकी थी ना, अब यहाँ पे ऑडिटर में हो ही गया। तो 3 नौकरी अब तक हो चुकी है। और अभी हाईकोर्ट वाला इंटरव्यू कब है, कल है। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना जज है सबको याद कर लीजिए। जो एक मेरा वीडियो पड़ा होगा, ठीक है, पटना हाईकोर्ट पे वो, और सुप्रीम कोर्ट में कौन है अभी जज, उनके पापा का नाम क्या था, सबसे पहले जज कौन बने थे सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ज़्यादा दिन तक जज कौन थे। ठीक है, और वही अपना ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ऐसे करके बोलना है, वो सब हम बता देंगे। तो और इंटरव्यू होगा शाम में 3 बजे के बाद, उसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सुबह में 7:30 8:30। हाँ, तो हाँ वो 2 बजे के लिए, उसके बाद फिर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 3 बजे चलेगा, और अब 6 बजे तक टाइम था, लेकिन 7:30 बजे तक चल जा रहा है, क्योंकि जजेस दिन भर न्याय जजमेंट में रहते हैं, और इंटरव्यू लेने का टाइम जो है 3 बजे के बाद है। तब तक आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने लोग हैं 120 लोग। 2-2 मिनट 3 मिनट इंटरव्यू चल रहा है। एक किसी किसी से तो आप व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट्स योर फादर नेम गो, हाँ, तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखिएगा, अभी हम लोग जो बताए हैं बॉल्सन कि पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये उसके बाद आता है प्लाया। प्लाया क्या होता है कि चौरस, ठीक है, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी, अनप्रवाहित जहां पर पानी बहता नहीं हो, प्रवाहित नहीं होता हो, वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। क्या है भाई, बहता नहीं है पानी इसमें, क्योंकि नदी का कोई पानी प्रवाहित होकर नहीं आया, इसमें वर्षा का जल जमा हो गया। तो जब वर्षा का जल जमा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, पानी का फ्लो नहीं होता है, वो स्थिर रहता है, क्योंकि ना तो उसको जाने का रास्ता है और ना ही कोई आने का रास्ता, ऊपर से आ रहा है और भाप बन के ऊपर ही निकल जा रहा है। तो वैसी अल्पकालिक छोटी झीलों को क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। ठीक है, प्लाया, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। प्लाया, इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, तो ऊपर से आया और जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्पकालिक, यानी कि शॉर्ट टर्म स्मॉल लेक्स। वर्षा के पानी से कितना पानी आएगा, तो इसको कहते हैं प्लाया। तो एक तो हो गया आपका बॉल्सन, और दूसरा हो गया आपका प्लाया। इन सब चीजों को याद रखना, ये ज्योग्राफी का यही सब क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में, जैसे बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, इन सब में पूछ देता है कि बॉल्सन क्या है, प्लाया क्या है, या मैं द फॉलोइंग दे देगा। अधिक नमक वाली प्लाया को शैलीनाश कहते हैं। ठीक है,
जब नमक इसमें बढ़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेलाइन, इसीलिए क्या हो जाएगा, सैलिनास। ठीक है, मतलब नमक बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये सेलाइन बढ़ गया, यानी कि इसमें जैसे हम लोग जब पानी भी चढ़ाते नहीं बोलते सलाइन चढ़ रहा है, तो वो पानी में भी असल में क्या होता है, नमक होता है जो बूंद बूंद जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको ड्रिप बोलते हैं, ड्रिप। और ड्रिप सिंचाई भी एक होता है जो सीधे पौधा के ये में डाला जाता है बूंद बूंद, इन्हीं सब से। तो ये सैलिनास याद रखने के लिए सिंपल चीज है, सलाइन है, नमकीन है, इसलिए क्या हो गया, सैलिनास। पलाया को अरब रेगिस्तान में खबारी कहते हैं तथा ममलाहा, और वहीं सहारा में इसको सिट कहते हैं। तो खबारी, ममलाहा और सिट, लेकिन इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद कितना रखना है, बोल्सन और पलाया, बोल्सन और पलाया याद रखना है। सांभर और डिडवाना ये दोनों ही जो है थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर, जिस तरफ से जहां पर जैसे आप देखिए कि राजस्थान में जो अगर ये बना हुआ है, यहां पर जो अरावली है वो इसके इस टाइप से है अरावली। तो जो इधर से इस हिस्से में जो हवाएं आती हैं पूरब की तरफ से, पुरवैया सब, ठीक है, तो एक तो उधर वो नहीं, और दूसरा क्या हुआ कि अगर इधर से जो ऐसे करके जो आ रही है पुरवैया दक्षिण पश्चिम मानसून बन के, वो सब जो है बिना रुके क्या हो जा रही हैं, पार इसको कर जा रही है। नतीजा क्या हो जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है, थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, सांभर और डिडवाना खारे पानी की झील है। असल में ये तेथिस सागर का, तेथिस सी का हिस्सा था जो पीछे आ गया, और आते समय इसमें जो पानी है वो समुद्र वाला ही है, इसीलिए ये सब क्या है, खारा। ठीक है, इसीलिए खारे पानी का, क्योंकि इसका जो मूल है, ओरिजिन है, वो कहाँ है, अरबियन सी है। ठीक, इसीलिए ये सब खारे पानी का है। सांभर झील बोल्सन का उदाहरण है, यानी कई नदियां आकर के वहां पर पानी में आ रही हैं, और जो डिडवाना झील है वो किसका उदाहरण है, पलाया का। इसीलिए सांभर में जो है वो नमकीन ज्यादा, मतलब सॉरी नमक ज्यादा होता है, और जबकि डिडवाना में उतना जो है नमक नहीं ये होता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो लेक है, झील है, वो क्या है, चोलामू, जो कि कहाँ है, सिक्किम है। तिस्ता नदी जो है यहीं से, ठीक है, तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, चोलामू लेक। वहां पर एक ग्लेशियर भी है, इसका जल का जो स्रोत है उसका असल में वो नाम है उसका जेमू ग्लेशियर, जेमू हिमनद, इसको लिख लेना, ये लूसेंट में नहीं दिए हुए पूरा। तो जेमू ग्लेशियर से पानी जो है वो निकलता है, ठीक है, वही तिस्ता नदी, और इसी का झील भी है, चोलामू झील, चोलामू झील भी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, जो हम ऑलरेडी बता चुके थे, लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, लेकिन ये गलत है। असल में ये उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई झील है। ये हर जगह किताब में गलत लिखा रहता है, जो इस टाइप के चिटपुटिया किताब होते हैं। तो असल में ये क्या है आपका कि ये ज्वालामुखी झील का उदाहरण नहीं है, ये जो है उल्का पिंड के गिरने से बना है। ये उल्का पिंड 52,000 साल पहले गिरा था, ये मेटोराइट के गिरने से बना हुआ है, ये याद रखना है इसको। ये उल्का पिंड, ये बहुत जगह गलत दिया रहता है, बहुत जगह क्या 90% जगह गलत दिया रहता है कि ज्वालामुखी उद्गार से बना है। क्रेटर जैसा, चूंकि लगता है देखने में क्रेटर जैसा है, इसलिए कई लोग इसको बता देते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इसका कारण क्या है कि महाराष्ट्र में ये सब बोलते हैं कि 6-7 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल में लावा उद्गार हुआ था, बोलते हैं कि उसी में ये क्रेटर झील बना था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रेटर झील होता क्या है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो शुरू में मुंह छोटा रहता है, लेकिन बाद में मुंह क्या हो जाता है इसका जो है ये बड़ा हो जाता है, और इसी में जब मिट्टी जम जाता है तो इसमें बारिश होते है तो क्या होता है, इसमें पानी जमना शुरू होता है। तो इसी को सब क्या कहते हैं कि क्रेटर झील। लेकिन ये असल में ये क्रेटर झील का उदाहरण
ये ज्वालामुखी उद्गार का नहीं है, ये असल में क्या हुआ कि एक उल्का पिंड जो है वो गिरा 52,000 साल पहले, और इतना तेज ताकत से गिरा कि वहां पर क्या हो गया, गड्ढा हो गया। तो आप देखिएगा कि ऑथेंटिक बुक्स में अगर पढ़िएगा तो वहां लिखा रहता है कि बुल्ढाना का जो ये बुल्ढाना जिले में जो लोनार झील है, ये उल्का पिंड के कारण है, मेटोराइट्स के कारण है। उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है, इसी पर उकाई परियोजना भी है, इसी पर उकाई प्रोजेक्ट भी है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर स्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। ये झीलें नहीं हैं, ये बांध के पीछे जो जलाशय होता है ना, रिजर्वायर, ये वही हैं ये सब। और मानव निर्मित जलाशयों को सब क्या कर देते हैं, मानव निर्मित झीलें। तो असल में दीज आर रिजर्वायर्स। रिजर्वायर क्या होता है, जब हम बांध से नदी के रास्ते को, जब हम जैसे मान लो कोई नदी जा रही है और हम यहां पर क्या किए, बांध बना दिए। अब जब बांध हमने बना दिया और उसका फ्लो को क्या किया, रोक दिया, तो इस एरिया में हम क्या देखते हैं कि एक पूरा पानी का फ्लो जो है वो, अब नदी का जो आप रास्ता आने नहीं जाने देंगे तो नदी वहां पे जमा होते जाए, उसका पानी क्या होगा, जमा होगा। तो जब हमने रोक दिया ना, तो ये हो जाता है, इसको कहते हैं कि मानव निर्मित झील। असल में ये रिजर्वायर होता है, जहां पे इसका मतलब होता है कि पानी को जहां रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। तो जलाशय इसी को बोलते हैं, और इसी में से गेट खोल खोल के और पानी का सप्लाई जो है वो धीरे किया जाता है। और अगर एकाएक खोल दिया जाएगा तो सामने सब बह जाएंगे। यही कारण है कि कई बार जब यहां पर देखिए कि इस साइड में जब ये गेट बंद रहता है तो बच्चे क्या करते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, ठीक, और जानकारी दी जाती है, लेकिन कई बार वो बहुत इंटीरियर में होते हैं, तो कहा जाता है कि गेट खोला जा रहा है, कृपया नदी के रास्ते से हट जाएं। लेकिन कई बार सब अपना सेल्फी में, रील्स बनाने में उनको व्यस्त रहते हैं, और जब वो एकाएक खोलता है पूरा गेट, तो पानी जो है वो नदी का सुनामी की तरह आता हुआ। तो आंध्र प्रदेश के एक बार 22-25 बच्चे जो है, 30-35 बच्चे एक ही साथ, एक ही स्कूल के सारे बच्चे बह गए थे, ठीक है। बहुत हंगामा हुआ था उस बार, 4-5 साल पहले की घटना है। उत्तराखंड में सब गए थे पिकनिक पर, और ऐसे ही जो था, और वहां पर एकाएक उत्तराखंड में जो है डैम का जो है जब दबाव पड़ने लगता है पानी का, तो कितना दिन रोकिएगा, ज्यादा पानी को रोकिएगा तो फिर क्या होगा, डैम को तोड़ करके निकल जाएगा। तो उसका भार को ये करने के लिए हटाया गया, नदी का सामने जितने लोग आए सब निकल दिए। और यही कारण है कि बिहार में कोसी या अन्य नदियों पर, जैसे बिहार से पूछता है कि क्यों आखिर उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से इतना प्रभावित है, हम लोग डैम क्यों नहीं बना देते हैं। हम डैम बना सकते हैं माय लॉर्ड, लेकिन अगर जो ये भूकंप का जोन 5 है, भूकंप का जोन 5, यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, और धक्का मारता है तो भूकंप आता है इस इलाके में। और अभी चौथा धक्का अवेटेड है, 3 धक्के पूरे हो चुके हैं, और चौथा धक्का का टाइम जो है वो आ गया है। और जिस दिन मारा उस दिन नॉर्थ बिहार में तबाही आ जाएगी, समझ रहा है। जिस दिन दिया डोज, नॉर्थ बिहार अपना गंगा नदी के जो उत्तर में है, नेपाल के साइड में, वो अपना इस चीज को ये करेंगे कि आपके जीवन काल में वो ना आए, क्योंकि 20 लाख साल हो चुका है शिवालिक वाला जो धक्का पड़ा था, और अब की जो धक्का पड़ेगा तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा की ऊंचाई और बढ़ जाएगी, मध्य हिमालय और ऊंचा हो जाएगा, और शिवालिक भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जो भी बच्चा है, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी उस धक्के में। तो अभी धीरे धीरे धक्का से वो हो रहा है। हम लोग डैम इसलिए नहीं बनाते हैं कि अगर हमने डैम बना के इसका पानी रोका, और जिस दिन वो आया धक्का और डैम टूटा, पूरा चंपारण इंक्लूडिंग पूर्णिया तक बंगाल की खाड़ी से पहले रुकेगा नहीं कोई, ठीक है। इसलिए नॉर्थ बिहार में डैम कोई विकल्प नहीं है। आपको बाढ़ के साथ जीना ही सीखना होगा। क्यों? क्योंकि आप नदियों के रास्ते में आ गए हैं। सुपौल का कलेक्ट्रेट जो है वहां की लोकल नदी के रास्ते में बना हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। तो ये याद रखना, ये चंबल पर 3, इसमें क्वेश्चन कैसे देता है, इसमें क्वेश्चन दे देगा, इन तीनों को डाल देगा और एक चौथा डाल देगा। अब बोलेगा बताओ चंबल नदी पर कौन नहीं है, तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये तीनों, ठीक। या बोल देगा कि इन तीनों में बताओ, मतलब गांधी सागर जो है किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, बाकी दोनों जो है किस में है,
राजस्थान में है, तो राणा प्रताप सागर जाहिर सी बात है कहाँ रहेगा, राजस्थान में, उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और तीनों ही किस पर हैं, चंबल नदी पर। चंबल नदी अपना सबसे गहरा खड्ड बनाने के लिए ये है अवनालिका अपर्दन करती है। ठीक है, यानी कि जो बुंदेलखंड इलाका का पत्थर जो नीस है वो भारत में सबसे दृढ़ पत्थर माना जाता है, बुंदेलखंड एरिया का। वहां पे कौन सी नदी बहती है, चंबल। और चंबल जो है वो अवनालिका अपर्दन, मतलब उसको पत्थर को भी काट काट के और छिछलिकाएं निकालती है, मतलब पत्थर कहीं कहीं नदी, कहीं पत्थर कहीं नदी, ऐसे करके। यही कारण है कि इसमें मगरमच्छ सबसे ज्यादा पाया जाता है। कारण क्या है, नदी में रहते हैं सब, और धूप सेकने के लिए जो है बाहर निकल करके अपना बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद चुपचाप। तो उनके लिए सबसे बढ़िया नदी कौन है, चंबल। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, चंबल में। और फिर वहीं चंबल इंक्लूडिंग सोन में इसीलिए क्या होता है, मगरमच्छ मिलता है, क्योंकि वहां से, ये कहां से, अमरकंटक के पठार से, तो वहां भी वैसी पठारी भूमि है। और मगरमच्छों का गहरी नदी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है, उनको लगाव कहाँ होता है, जहां पर पठारी भूमि में, जहां पर वो नदी रास्ता काट रही हो, वो अपना आराम से निकलते हैं और शिकार के तलाश में बैठे रहते हैं। और आप वहां गए पिकनिक मनाने के लिए कि टांग अपना पत्थर पे बैठेंगे, अब पैर अपना डालेंगे अंदर में, अब मगरमच्छ आपका जो है वहां पर इंतजार कर रहा होगा कि आइए। तो इसलिए भी चंबल नदी को खतरनाक नदी माना जाता है। ठीक है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन, नागार्जुन, अर्जुन है तो कृष्णा रहेंगे, याद रखना। नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सब जिला नहीं याद रखिएगा, ये सब फालतू है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य याद रखना। और यहां पे अर्जुन है इसलिए यहां पर क्या है, कृष्णा है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर किस नदी पर, कृष्णा। उकाई जो है वो किस नदी पर, ताप्ती। ठीक है, पर ये नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नदी पर, और तुंगभद्रा जो है वो तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झीलें हैं। इसको देख लेना हल्का हल्का। तो निजाम सागर किस नदी पर है, मंजरा नदी पर। और नागार्जुन जो है वो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि निजाम सागर मंजरा। लोकटक झील मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में जो मीठे पानी की झील को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेश वाटर, इसको स्वीट वाटर मत मार दीजिएगा, फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्रेश, यानी कि ताजा पानी। और ये ताजा पानी क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, खारा पानी, दूसरा हो गया ये मीठा पानी, यानी कि फ्रेश वाटर लेक। इसी झील में केबुल लामजाओ जो है नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। असल में है क्या, हम लोग सोचते हैं कि कैसा राष्ट्रीय पार्क है जो तैर रहा है, असल में ये घास का जो लत्तर पत्तर नहीं होता है, जैसे कैसे आप सिंघाड़ा का देखते हैं, वो जो पानी में जो सिंघाड़ा का पौधा रहता है, उसी टाइप से यहाँ पर इस झील में जो है, लोकटक झील में जो पत्ते हैं, जो लत्तर पत्तर है, वो झीलवा में क्या होता है, वो पूरा अपना तैरते रहता है। उसी पर जो है जो चिड़िया सब है वो बैठ जाती हैं। तो चिड़िया भाई एकदम पत्थर सब कहाँ डूबेगी उसमें। ठीक है, अब वो अपना चुपचाप, तो ऐसा लगता है कि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तो झील में जो पूरा लत्तर पत्थर इधर से उधर होता रहता है ना, तो उसी को क्या कहा गया, उसी को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, केबुल लामजाओ। और वही कहा जाता है कि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो पूरा जो है एक साथ जो है सारा लत्तर पत्थर कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, और चिड़िया सब चू 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 अपना करते रहती हैं सब, अब बैठ कर मारेगा मछली के लिए ठक से। तो ये सब क्या हो गया, तो उसको दे दिया गया है नेशनल पार्क। हम बचपन से हम बहुत परेशान रहते थे, हम कहे तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये कैसे तैरता होगा। अब सब उस पर आदमी उदमी जानवर सब रहते होंगे, ये तैर रहा है। तो टीचर से हम पूछते थे कि सर ये बताइए कि केबुल लामजाओ जो है हाउ इट हैज बिकम फ्लोटिंग पार्क। तो वो कहते हैं अरे प्रियांक आई विल टेल यू लेटर ऑन, उनको अपने नहीं बुझाता होगा। तो जब बड़े हुए तब खोजना शुरू किए, तब हम जो है उसको यूट्यूब पर इस पर तब देखे हम कैसे तैर रहा है। तो बोले कि अरे यार ये लत्तर फत्तर तैरता रहता है, वो दे दिए हैं भारत का एकमात्र तैरता हुआ। हम लोग यहाँ पूरा, आप चले जाइए मिथिलांचल में, ऐसा न जाने कितना नेशनल पार्क है, मिल जाएगा आपको सिंघाड़ा का, मैंने समझ आ गया। ऐसा इधर से ट्रेन पकड़िए जाइए इधर बरौनी साइड में, ये फतुहा से ले ले उधर जितना ये जल्ला टाल है इसमें न जाना ऐसा ऐसा कितना
आपको मिल जाएगा तैरता हुआ स्टेट पार्क हम लोग का, बिहार का, तो केबुल नाम, लेकिन ठीक है थोड़ा सा इसको बना दिया गया अपना। हुसैन सागर याद रखना, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। निजाम सागर मंजरा नदी पर, और हुसैन सागर हैदराबाद और ये सिकंदराबाद ये मूसी नदी, मूसी नदी, मूसी नदी। तो निजाम सागर मंजरा नदी और हुसैन सागर मूसी नदी, और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों ट्विन सिटीज कहे जाते हैं, ट्विन सिटीज। और अब ये तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी ये नहीं है। और यहीं पर आईपीएस को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई जो उनका आईपीएस लोगों का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम जो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। देश के जितने भी आईपीएस होते हैं उनको वहीं जाकर ट्रेनिंग लेना होता है। वो मसूरी में अपना 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स करते हैं आईएएस अधिकारियों के साथ, और आईएएस अधिकारी मसूरी में ही रह जाते हैं। और जो भारतीय विदेश विभाग के अधिकारी होते हैं वो चले जाते हैं दिल्ली, नई दिल्ली ट्रेनिंग के लिए, बाकी ट्रेनिंग के लिए, और आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। सिर्फ आईएएस ही हैं जो मसूरी रह जाते हैं, बाकी सबको जाना पड़ जाता है। तो बनना है, पढ़ना है, उम्र है तो एक झटका और क्षमता है तो उसमें देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी का मतलब आईएएस, बाकी सब नौकरी है, समझ रहे हैं ना। तो जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक हे भगवान, हे प्रभु, कि मुझे कि हरे राम ठीक है, कि हे प्रभु हरे राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंदी, मुझे एक जॉब मिल जाए। और जब वो जॉब मिल जाती है तो उसके बाद कहाँ फंस गए, यही होता है। हम ये सबको देखे हैं, आज तक मेरे जितने भी दोस्त सिलेक्टेड हुए हैं तो डीजीपी थे, 1988 बैच के थे। हमने उनसे पूछा कि सर एक बात बताइए कि जीवन में आपको वास्तविक खुशी कब मिली थी, तो बोले ना कि जिस दिन मेरा आईपीएस में रिजल्ट आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में जो है 24 साल की उम्र में उनका आईपीएस में आ गया था, और आईपीएस अलॉट हुआ था, जनरल कैटेगरी थे, और आईपीएस उस समय आने के मतलब कि टॉप 50 में आपको आना है तभी आईपीएस मिलता था पूरे भारत में। और पापा उनके जो है मंदिर में फूल बेचा करते थे, और वो लड़का अगर आईपीएस निकालता है बिना किसी कोचिंग के, तो आप समझ सकते हैं कैसा। तो वो अपना सिलेक्शन लिए, वो हमसे यही बात बोले कि जिंदगी में एक ही दिन खुशी मिली थी जिस रिजल्ट में अपना नाम देखे थे कि हमको भारतीय पुलिस से आवंटित हो गया, और फिर हम आईएएस के लिए ट्राई नहीं किए, ठीक है। मसूरी के बाद हैदराबाद गए, जिंदगी का थोड़ा सा अच्छा दिन वहीं बीता ट्रेनिंग वाला, और उसके बाद कहें कि फिर हम आज तक कभी खुश नहीं हो पाए। इसको याद रखिएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? नौकरी लगने के बाद खुशी किस दिन मिली थी? जिस रिजल्ट देखी थी, है ना, खूब एकदम हुआ होगा, डांस वांस हुआ होगा जो अमूमन होता है हॉस्टल में, लॉज में। और उसके बाद जब वहाँ शुरू हो गया होगा पेरैया पाठक बाबा वाला, तो उसका सब बुखार जो है, हे प्रभु हे प्रमानंदी में कहाँ फंस गई, यही हुआ होगा ना मन में। ऐसे ही होता है, ये सब हम जान रहे हैं ना। तो ये कहा जाता है कि बिना एक्सपीरियंस लिए एक्सपीरियंस हो जाना, ठीक है। इसीलिए हम खुश रहते हैं कि भले जो है अपना मन के मालिक है। पाठक बाबा ने कहा कि आपको सब टीचर्स को 9 से 5 में रहना है, कहा गया कोई भी कोचिंग 9 से 4 नहीं चलेगी। हम कहेंगे हम चलाएंगे, रोक के दिखा दीजिए। तो कितने टीचर हैं जो पाठक बाबा के आदेश को अवहेलना कर सकते हैं? समझ आया? तो ये जो खुशी है ना, ये आई बस समझ में कि आई विल वर्क अपॉन माई टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। आई एम द अल्टीमेट बॉस, दिस गिव्स मी सो मच प्लेजर। भले पैसा नहीं देता है, प्लेजर बहुत देता है, समझ आ गया? पैसा का क्या है, स्टूडेंट लोग से मांग लेंगे, 2-4 हज़ार मांग लेंगे चला चपाटी से, जब घटेगा तो क्या मुँह का भी दूर गया। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, लैगून झील है, ठीक है। वेम्बनाड झील की लंबाई कितनी, हम कितना बताए थे, कितना बताए थे? जो वेम्बनाड की लंबाई, हंसना नहीं है अभी, बाद में हंसीएगा। वेम्बनाड की लंबाई कितने बताए थे हमने? अब हम हंसे, मुंह बन गया। अभी पिछले क्लास में हम बोले थे कि भारत की जो सबसे लंबी झील है वेम्बनाड, उसकी लंबाई कितनी है? 96। वो बेचारी आके सोच रही हो कहाँ फंस गए हम। 96.5 जाना हुआ चले जाइएगा, ठीक है। तो केरल एक लैगून झील है। लैगून को हम लोग अंग्रेजी में तो लैगून बोलते हैं, हिंदी में अनूप झील बोलते हैं, अनूप झील। लेकिन अब सबको लैगून लिखा जाने लगा है।
इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन आइलैंड इज ऑन वेमनाड लेक। यहीं पर हम लोग के भारत के पहले CDS, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय बिपिन रावत जी की दुखद मृत्यु यहीं हो गई थी पत्नी के साथ, इसी पर जाते समय, ठीक है। यहीं इनको जाना था लेक्चर देने के लिए और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। इसी में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पहले का, अब नहीं, सबसे छोटा राजमार्ग 2010 के बाद राजमार्ग चेंज कर दिए गए हैं, तो कहाँ 2010 तक, वर्ष 2010 तक भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे था NH-47A, वेलिंगटन द्वीप पर ही है। अब भारत में सबसे छोटा NH 2 जगह है, झारखंड में और महाराष्ट्र में, ठीक है, झारखंड में और महाराष्ट्र में। एक जो है थाने के, मुंबई से थाने है, और दूसरा जो है जमशेदपुर के पास है, और ये इन इससे भी दोनों छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो वो अपना देख लीजिएगा, जितना इसमें बताया हम उतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों ने कहा कि जितना लूसेंट मुझसे ज़्यादा मत बताया कीजिए, ठीक है। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है वो कितना है, 2010 तक कितना था, NH-47A, और जो अब जो इसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं 2010 के बाद, उसमें से एक महाराष्ट्र में है, मुंबई और थाने के बीच में, और दूसरा जो है वो जमशेदपुर के पास है, ठीक। तो ये अपना देख लीजिएगा आप लोग, छोटा वाला दोनों। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील, देखो वो पश्चिमी तट पर वेमनाड है और पूर्वी तट पर पुलिकट ईस्टर्न पर, ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओके, अच्छा। N कुमार ने कहा है 96.5, वाह वाह नंदर जी, आप बने हुए हैं। चलिए, तो ये पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून जब भी रहेगी समुद्र के किनारे, तो पुलिकट जो है वो बे ऑफ बंगाल के साइड में, और जो वेमनाड है वो अरब सागर, अरबियन सी के साइड में। देखो इसका 84, अच्छा हम 86% लिखवा दिए थे, इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में, हमको ध्यान था कि 86% है, और 16% भाग जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये बैरियर टापू जो है एक प्रकार का बैरियर रीफ है, जो कोरल रीफ हम बताते हैं कि जो है वो समुद्री जीव मूंगा, ठीक है, तो वो बैरियर रीफ ये आगे एकदम बैरियर की तरफ बन जाता है, और उधर से ये पानी को उधर आने नहीं देता, घेर देता है, ये बैरियर रीफ। इसी से टापू बना है बैरियर रीफ, जिसका नाम क्या रखा गया है, श्रीहरिकोटा। और यहीं पर श्रीहरिकोटा एस से शुरू होता है, और एस से ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। इसरो जो है यहीं से अपना क्या करता है, मिसाइल लॉन्च करता है, याद रखना। तो श्रीहरिकोटा से मिसाइल लॉन्च, और ओडिशा के बालासोर जिले में जो अब श्री अब्दुल कलाम जो द्वीप है, व्हीलर द्वीप, वहां से हम लोग मिसाइल छोड़ते हैं। वो मिसाइल टेस्टिंग के लिए जो सेना के लिए काम आता है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए जो है हम लोग जो मिसाइल अटैक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और ये जो है सैटेलाइट छोड़ने के जो किया जाता है, तो ज्यादा दूरी का वाला क्या है, श्रीहरिकोटा, और कम दूरी का जो मिसाइल टेस्टिंग होता है जिसमें हम लोग हमला करते हैं, वो है आपका बालासोर वाला व्हीलर द्वीप, जिसका नाम रख दिया गया है श्री APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर। महाराष्ट्र NH-548, जमशेदपुर NH-118, ठीक है, बोथ अबाउट 5 किलोमीटर, ठीक है। काजल सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र वाला जो है 548 है, मतलब नेशनल हाईवे, और जमशेदपुर वाला 118 है, ठीक। तो उन्होंने अपना वो कर दिया, 548 NH-548 एंड NH-118, ये आपको थाने के पास है सबसे छोटा, और ये आपको जमशेदपुर के पास है, याद रखिएगा। तो NH-54 और NH, तो ठीक है, ये हाँ, ये जो है असल में अब देखो इसका नियम क्या कर दिया गया है, ये ऊपर में ये आपका हो गया ना महाराष्ट्र वाला, और ये कहां हो गया, झारखंड का। अब ये कैसे बनता है, जब भारत में क्या 548 नेशनल हाईवे हो गया है क्या, असल में महाराष्ट्र में NH है 48, NH क्या है 48, और मान लो कि सपोज ये NH ऐसे जा रहा है, NH जो है वो जा रहा है अपना, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो एक रास्ता छोटा सा इधर गया, तो ये हो गया आपको
148। ये दूसरा अगर उधर गया, ये क्या हो गया 248, ये उधर गया, ये क्या हो गया 348, या इसी रास्ते में गया, कोई दिक्कत नहीं है, 448, और ये चला गया, ये क्या हो गया। तो असल में NH48 है, उसका सड़क नंबर जो है वो क्या हो गया 5वां। तो ये असल में ऐसे हुआ, NH तो है 48 लेकिन उसका रूट नंबर क्या हो गया 5वां, इसलिए उस NH हाईवे को, उसको NH को क्या कहा गया है 548। सेम अप्लाइज हियर, NH18, ठीक है, NH18। तो NH18 का जो पहला रोड हो गया उसको क्या कहेंगे 118, 118, ठीक है, 548। तो असल में NH48 है, उसका वो 5वां रोड है, ठीक है, जो केवल 5 किलोमीटर का है। ये NH18 है झारखंड वाला, लेकिन उसका वो क्या है पहला रोड है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया 118। तो एक ये जानकारी मिली कि जो ये इतना जो दिया गया है लंबा, ये इतना थोड़ी है कि 548वां नेशनल हाईवे वहां है, नहीं, 48 है जिसका 5वां रोड है, ठीक। तो रोड संख्या को पहले रखा गया है और NH जो असली है उसको पीछे रख दिया गया है। ये नहीं पता होगा, अब पता चल गया, ठीक है। और इस चीज को अपना याद रखिएगा। अब इसमें भी ऑड और इवन के भी ये पर रखा गया है, ठीक है, कि जो वर्टिकल जाएगा एक और एक जो हॉरिजॉन्टल जाएगा, तो उसको भी ऑड इवन पर बांटा गया। अभी हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो हम लोग का सबसे लंबा हाईवे हो गया है 44, है ना। तो जो 44 है, NH44 जो है वो सबसे लंबा है अभी, और NH44 वर्टिकल है। इसका मतलब इवन नंबर क्या है वर्टिकल, और जो ऑड नंबर है वो सब क्या है हॉरिजॉन्टल। समझ रहा है। तो हमारे भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज जो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं वो इवन नंबर वाले होंगे, और जो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं वो ऑड नंबर वाला रहेगा। ये समझ में आ गया। और ये चेंज कब लाया गया है 2010 के बाद। इसलिए अब देश का सबसे लंबा जो है 7 जो होता था वो नहीं रहा, अब देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 है, इट इज नॉट 7। और इसीलिए अब 47A देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे नहीं है, अब क्या है 548 एंड 118। क्लियर हुआ कि अब ये कब से चेंज हुआ है, मनमोहन सिंह सरकार के समय 2010 से चेंज हुआ है। और इसीलिए उसके बाद आप देखिएगा कि एग्जाम से NH का सवाल ही गायब हो गया था लंबे समय तक। कारण क्या था, पूछने वाला को नहीं समझ में आता था कि हम पूछें क्या, क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं था। और ड्राइवर लोग को बहुत परेशानी हुई उससे, उन लोगों को समझ नहीं आता था कि जाना किधर, मतलब कौन वाला NH पकड़ना है, क्योंकि उस लोग को आइडिया था पिछला वाला, ठीक है। तो जो GT रोड था वो NH2 था, अब GT रोड न जाने कितने NH में बट गया है। अब पहले वाला NH क्या हो चुका, खत्म हो गया। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत जो है अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी नदियां हैं। नहीं पूछेगा अभी, सब नहीं पूछता, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत होगा तो स्वर्णमुखी नाम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछ देगा कि बताओ स्वर्णमुखी जो नदी है वो भारत के किस झील की प्रमुख स्रोत है, ठीक। तो अब सोचो कि आखिर वो अरानी और कालंजी क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ना ये नाम अटपटे से नाम है और स्वर्णमुखी नाम थोड़ा सा जो अट्रैक्टिंग नाम है। तो जो एग्जामिनर होगा वो जानबूझकर क्या पूछेगा कि स्वर्णमुखी नदी जो है भारत के किस झील का, और वो क्या करेगा जानबूझ करके वो झारखंड के किसी झील का नाम डाल देगा ताकि लोग स्वर्ण रेखा समझ जाएं। आई बात समझ में कि तेज तरार अगर हमारे से अगर पेपर सेटर हुआ तो बुखार छुड़ा देगा, ठीक। तो हम विद्यार्थी के हिसाब से नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारा पीटी क्यों नहीं IAS में कभी रुका, क्यों, क्योंकि हम हमेशा एग्जामिनर बनकर पढ़ते थे। हम जब जिस चैप्टर में उतरते थे तो हम ये सोचते थे कि इसमें सवाल क्या बनेगा। तो हम जैसे ही इसको देखते हैं तो मेरे दिमाग में आता है कि हम ये अरानी असरानी हम काहे के लिए पूछेंगे, ठीक है, ये हम कालंजी काहे के लिए पूछेंगे जब मेरे पास स्वर्णमुखी है। तो समझ गया। अब पारो के साथ एक और कौन थी देवदास में, उसका क्या नाम था, पारो के साथ एक चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, ठीक है। ये कौन मुखी है, स्वर्णमुखी। तो ये नाम जो है ये आपको क्या बता रहा है कि पुलिकट झील का मुख्य स्रोत में कौन सी नदी है, स्वर्णमुखी। तो कह देगा कि बताओ भारत की जो स्वर्णमुखी नदी है वो किस झील का मुख्य स्रोत है, ठीक।
और ऑप्शन में दे देगा वो हुंडरू जलप्रपात। तो हम लोग क्या दिमाग में आएगा, स्वर्ण रेखा, हुंडरू, रांची, लगता है यही है, हुंडरू है, मारो। अब पुलिकट यहाँ पुलपुलाया हुआ है, स्वर्णमुखी, और जब रिजल्ट आएगा तो मुंह चंद्रमुखी। ठीक है कि देवदास गए। तो ये चीज आपको एकदम क्या करना है, याद रखना है। अब बकिंघम नहर, नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंग्लैंड में है, इसको देख के ही लगता है बकिंघम कैनाल, नाम देखने से ऐसा लगता है। पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में ये पूछता है, बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से, वेस्टर्न साइड में है। ठीक, इसको याद रखिएगा, बकिंघम नहर, बकिंघम कैनाल। अब भारत में इस सब टाइप का नाम रखना चाहिए। जब हम भी अपने कोचिंग का नाम पार्थ के, लोगों ने कहा कि क्या नाम रख दिए ये, हम लोग तो कुछ रखते एकदम गोल्डन ट्रायंगल, कुछ ये वो दिस डेट टाइप का, कुछ मतलब तड़कता भड़कता टाइप का, डायमंड जुबली, मतलब कुछ इस टाइप का नाम रहता, जिससे अरे बाप रे पता नहीं वहाँ क्या होता है, चलो चलो चलो। तो जैसे हम लोग के यहाँ एक बेगूसराय के हैं, उन्होंने स्कूल खोला स्वामी विवेकानंद विद्यालय, तो कोई एडमिशन लेने नहीं आया। जिस दिन उन्होंने उसको किया जीसस क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल, अगला दिन से एडमिशन शुरू हो गया। तो दिस इज आवर इंडिया। तो नाम का वो फेर होता है कि अब जीसस क्राइस्ट हो गया है तो जरूर वहां बढ़िया पढ़ाते होंगे, और वही बेगूसराय के वही शर्मा जी थे। समझ गया? तो पहले जब विवेकानंद जी के नाम पर खोले तो एडमिशन, आज जैसे जीसस क्राइस्ट हुआ, लोग कहे बढ़िया पढ़ाता होगा सब, और उसने प्रेयर भी शुरू करवा दिया, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। हम कहे सरस्वती वंदना सही है, हम कहे शर्मा जी चुप, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थी नेम, थी किंगडम कम, थी विल बी डन। अब सब बचा, अरे बाप रे बाप, यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई होती, चलो चलो चलो। तो माइंड सेट वैसा बना दिया गया है कि वहां पर पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती होगी, तो इसलिए जो दिखता है वही बिकता है। बकिंघम नहर पुलिकट, पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 84% वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में, और तमिलनाडु के हिस्से में वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। नहीं पूछेगा, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील जो है ये बेगूसराय में है, कांवर झील, ठीक है, जिसको बीपीएस में कनबार झील। अब सब जो है कैसे कनबार झील कहाँ है, ठीक। अब कितना लोग छोड़ छाड़ के आ गए, हम कह रहे बेवकूफ, जैसे जो कंचनजंगा जब खगचनजोंघा बन सकता है, तो बीपीएससी जो है वो कांवर झील को कनबार झील क्यों नहीं बना सकती है। इतना तो दिमाग लगना ही चाहिए था कि जब कंचनजंगा खगचनजोंघा हो सकता है। यूपीएससी में आया था कि खगचनजोंघा जो है नेशनल पार्क कहाँ है, तो हम कहे खगचनजोंघा कहाँ है यार, ये दिमागे जो है एकदम चौंधिया गया खगचनजोंघा नाम सुन के। तो दिमाग में आया कि नेशनल पार्क क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नेशनल पार्क तो कोई माई का लाल बचा नहीं अभी तक हम लोग की निगाहों से। तब दिमाग कहा कि कुछ प्रोनाउंसिएशन का तो अंतर नहीं है, तो पता चला दिमाग ने बाद में, तो उसमें तो लोग तुक्का मार ही दिए, बाद में पता चला कि कंचनजंगा को वहां पर खगचनजोंघा लोकल में बोला जाता है। तो दिमाग लगाएं कि चारों ऑप्शन देखें, लगा कि बेटा ओन एंड ओनली सिक्किम खगचनजोंघा, कहा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि कंचनजंगा जैसा लग रहा है, डरो मत लगाओ, लगाए। बाहर जब निकले तो हम लोग का जो तुक्का था वो तीर बन चुका था। लेकिन उस तुक्का के लिए भी क्या चाहिए आपके पास, भेजा चाहिए, ठीक है, तब जाकर के वो चीजें होती हैं। तो अगर ये कनबार हमको दिख जाता तो हम यही मन में सोचते कि कांवर को लिखा हुआ KANWAR, यहाँ का आदमी व को ब बोलता है, आप बोलिएगा वोट तो यहां बोलेगा वोट, ठीक है। तो जब कांवर है ही कनवार अंग्रेजी में, तो उसको कनबार लिखने में यहाँ के लोगों को क्या जाएगा, तो लिख दिया कनबार। तो वो समझना चाहिए उन सब चीजों को, और इसीलिए घबराए हैं। जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी, ठीक है। तो जब बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से चलती है, ठीक, और ये सर्पिलाकार करते हुए यहां पर जो है ये, तो जो ये जो इसका पानी जो यहां छूट जाता है ना, यही क्या बन जाता है, कांवर झील। और गोखुर, गाय के खूर के आकार में, गाय के खूर, इसलिए गोखुर झील को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। और यहां पर नदियां जो विसर्पाकार चलती हैं,
विसर्पाकार यानी कि सांप की तरह, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिएंडर, मिएंडर टाइप, अंग्रेजी में मिएंडर लाइन बनाते हुए मिएंडर ऐसे, ठीक है। तो गोखुर झील कैसे बनता है, मान लो कि जहां ढलान कम हो गई तो नदी ऐसे ऐसे चलती है सांप की तरह विसर्पाकार, और जब वो थोड़ा तेज हो जाता है उसका धारा तो बढ़ने लगती है। तो जो ये पानी यहाँ छूट जाता है ना, ये जो पानी जो छूट गया, दिस बिकम्स द ऑक्सबो लेक। और एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कांवर झील बेगूसराय, जिसको वहां के किसानों ने जो है मिट्टी से पाट पाट के खेती करना शुरू किया था। बेगूसराय में खेती मारी गई, धान के सबसे ज्यादा नुकसान धान को हुआ। क्यों? क्योंकि वहां के लालची लोभी किसानों ने क्या किया कि पूरा का पूरा पाट दिया उसको। जब भारत सरकार को पता चला कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कहाँ चला गया, तो उसमें तब खेती होती है बिना पानी के, क्या कि बूढ़ी गंडक उस रास्ते साफ कर दिए सब। तब भारत सरकार ने रामसर साइट के तहत, चूंकि 1971 में हुआ था, रामसर जो ईरान का एक शहर है कैस्पियन सागर से सटा हुआ, वहीं पर 1971 में हुआ था, तय हुआ था कि हम दुनिया के किसी भी झील को सूखने हम लोग नहीं देंगे, प्रयास करेंगे, जो मेंबर बनेगा। भारत 81 में मेंबर बना था 10 साल के बाद, और इसीलिए बिहार का एकमात्र रामसर साइट हुआ कांवर लेक। और तब भारत सरकार बिहार सरकार मिल करके रामसर साइट की सहायता से फिर से गड्ढा किया गया, वहां पर किसानों को भगाया गया, जो अतिक्रमण था छुड़वाया गया, और फिर बूढ़ी गंडक का पानी उसमें ला करके डाला गया। अब जाकर के फिर से वहां की खेती जो है लहलहानी शुरू हुई है। तो लालच उतनी ही रखिए जितने में काम चल जाए। तो आप एक तरफ तो मिट्टी बढ़ाने के चक्कर में अपना ही जो है वाट लगा लिए और अपने ही सिंचाई को बर्बाद कर लिए। भारत सरकार को इसलिए आगे बढ़ना पड़ा। तो सोचो कि अगर वहां के समाज के हवाले हम लोग छोड़ देते तो बर्बाद कर दिए थे। अंत में यहाँ पर सरकार को आगे बढ़ना पड़ा। तो सोचो, और बेगूसराय एक ऐसा जिला है जो पटना के बाद दूसरा सबसे तेज नगरीकरण वाला जिला है, और इस नगरीकरण की कीमत कौन चुकाया? बेगूसराय कांवर झील। बिल्डर सब वैसे होते हैं बेईमान, वो सब चाहते हैं कि कैसे भी करके जमीन हड़प लो और उस पर घर बना के बेच दो, अपार्टमेंट बना करके। भारत के प्रमुख जलप्रपात जहां पर जो नदी आ रही है और ऊंचे स्थान से वो धड़ाम से कहां गिरती है? नीचे। तो वहां नीचे जो गिरने पर क्या होता है? जल प्रपात। उसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल भारत में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। वराही। दूसरे और तीसरे स्थान पर बरेही पानी उड़ीसा और नोहकाली कई मेघालय है। नोहकाली का मतलब होता है कि लड़की जो है वहां पर छलांग लगा दी नीचे, कहा जाता है नोहकाली कई वाला मेघालय में, कि यहां पर जो है किसी लड़की की शादी हुई और वो बहुत प्रेम करती थी, और कुछ मैंने अब हमको स्टोरी याद नहीं है, लेकिन वहीं पर से जा करके लड़की ने क्या किया था, दुखी होकर के छलांग मारी, और इसीलिए ये इसका नाम क्या पड़ गया? नोहकालिकई। ठीक है, उसका लोकल भाषा में इसका अर्थ यही लगता है कि जहां से लड़की जो है वो छलांग मार के अपना सुसाइड कर ली। ठीक, तो ये एक ट्रेजेडी था नोहकालिकई, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा है। परंपरा में ये कहानी है, परंपरा में ये कहानी है। ये तीसरे नंबर पर है, बरही पानी दूसरे नंबर पर। याद कैसे रखना? यहां देखो वराही और यहां देखो बरही पानी। फर्स्ट और सेकंड में एक जगह वराही है, भले नाम कुंचिकल है। ठीक, यहां देखो कुंचिकल है और यहां नोहकाली कई है। तो नाम के बी और एन, के बी एन। सबसे पहला जो है कुंचिकल, दूसरा जो है वो बरही पानी, और तीसरा जो है नोहकाली कई। तो इसको याद किया, के बी एन है लाइन से, के बी एन। कर्नाटका में है, दूसरा जो है उड़ीसा में है, और तीसरा कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, ये जो है ये देखिएगा बुधौलंगा नदी, बुधवलंगा नदी, इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। ये तो कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा क्या हुआ? नोहकाली कई। ठीक, अब मान लो जैसे पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा जलप्रपात पूर्वोत्तर भारत में, और ए में आंसर दे देगा कुंचिकल। कई लोग बिना ध्यान दिए कि पूर्वोत्तर भारत है, भारत में सबसे ऊंचा जो है लगा देंगे पहले कुंचिकल। टाइम नहीं है, टाइम नहीं, जल्दी करो।
और उधर नो का लिखाई कर रहे, उत्तर भारत में पूछा था, पूरा भारत में नहीं। तो उस पर ध्यान दीजिएगा ताकि घबराए नहीं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगे नक्कल, ठीक है, जलप्रपात, होगे नक्कल जलप्रपात, और कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात। और मत पढ़ना, छोड़ दो, डोंट पे लोड, ठीक है, छूटेगा तो छूटेगा, इतना लोड नहीं लेते हैं, ठीक। मतलब पीटी को उतना ही तैयार करना है जितना आपसे थमे। अब ये सब पढ़ने लगिएगा ना, इन सबको ना रीडिंग मारा जाता है कि तमिलनाडु में होगे नक्कल और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरी की, ये सब कहाँ हैं? तो ये सब जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में है। इसको बस ना एक सेंस दे दो, याद इसको करो। पहला पैराग्राफ याद होना चाहिए और दूसरा पैराग्राफ 2-3 बार आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, कि ताकि अगर कभी टफ आए भी तो एक हमारा इंस्टिंक्ट बोलने लगे कि ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु या कर्नाटका में है। और हमेशा ये रखना, ऑप्शन जो दिया जाता है ना, वो जानबूझ करके ऐसा दिया जाता है कि अगर बच्चा हल्का भी तेज होगा तो पकड़ लेगा कि ये सब साउथ इंडिया में था, और क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा। देखना, एक ऑप्शन हमेशा ना ऑड टाइप का देगा जो आंसर होता है। जब वो क्वेश्चन टफ करता है ना, तो आप पकड़ते हैं ऑप्शन से। हम लोग जब आईएएस का ये करते थे तो कोई बताना था नहीं, तो 4 ऑप्शन क्वेश्चन का होबे नहीं लगता था, हमें साला इसका आंसर क्या होगा। तो देखते थे कि 3 ऑप्शन तो समझ में आ रहा है, नाम हम सुने हैं, चौथा का हम नाम ही नहीं सुने हैं। तो हम कहे सुन, जब क्वेश्चन भी नहीं सुने हैं तो साला आंसर भी नहीं सुने हैं, मारो इसी को, ठीक है। और जब हम लोग बाहर निकलते थे और जब पूछते थे, मोबाइल फोन तो रहता नहीं था, तो पूछते थे कि ये बताओ इसका आंसर क्या था, यार इसका आंसर ये है, क्या लगाए हो, हमको यही लगाया, पढ़ा था, कहाँ पढ़े थे ये सब, कहीं पढ़ लिए होंगे, नजर में आ गया होगा, भाव मार दिया अपना, गजब पढ़ता है भाई। और वो सब क्या रहता था, वो सब जो रहता था तुक्का, लेकिन क्या लगा करके, दिमाग। कि जब हमको क्वेश्चन का पता नहीं है तो जाहिर सी बात हमको आंसर का भी पता नहीं होगा। और 3 ऑप्शन हमको पता चल रहा है कि हम कहीं ना कहीं पढ़े हैं, चौथा नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन हमको पता नहीं है उसका आंसर भी हमको पता नहीं है। तो जब तुक्का ही मारना है तो फिर उसको क्यों नहीं मारे जो हमको पता नहीं है। आई बस समझ में। इसी को कहते हैं बुद्धि, कि आपको अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिएगा तो कई बार कम पढ़ करके भी लोग क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, ठीक। तो पीटी आपका इसलिए रुकता है ना क्योंकि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड कम होता है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप में ज्यादा है या कोई बताने वाला है कि देखो सीखो इन चीजों को, तो आप सीख सीख करके भी अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं कि नहीं, गुरुआ ने कहा था कि यहाँ रुको, यहाँ रुको, देखो, तो तब जाकर के वो फायदा होता है दिमाग में। नहीं तो रटवाते तो सब लोग हैं। अब हो क्या क्या जो हम अभी बोल रहे हैं, इसमें जो जो सीरियस टाइप के कैंडिडेट्स होंगे वो उस चीज को पकड़ेंगे, और जो मूर्ख टाइप के होंगे ना, बकबानर, अरे यार जल्दी बढ़ाओ ना यार, क्या ये सब बकर बकर करने लगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब 56 टाइप के लोग होते हैं तो आईक्यू का भी अंतर होता है। तो जो जिसका आईक्यू ठीक होता है वो रिसेप्टर उसका ले रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, और जिसका आईक्यू थोड़ा लो होता है वो सोचता है कि बढ़िए ना, आगे हो गया ना, ढेर बोल लिए। अब बढ़ते हैं चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। यह जो है बस्तर में इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़। लिखना, ये उत्तर प्रदेश मत समझिएगा चित्रकूट, ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के बगल वाला बांदा वाला चित्रकूट नहीं है, ये कौशाम्बी वाला। ये कहां है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ बस्तर जिला। इंद्रावती नदी, कौन नदी, इंद्रावती। अभी सुन लीजिए थोड़ा, ठीक है। इंद्रावती नदी, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़, भारत का क्या है सबसे, इसीलिए इसको भारत का क्या बोलते हैं, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल। घोड़ों के पैरों के आकृति समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। इसका घोड़े के पैरों की आकृति की तरह, जैसे कैसे होता है कि ऑक्सबो लेक होता है गाय के खुर की तरह, बैल के खुर की तरह, ये घोड़े के खुर की तरह होता है, घोड़े के पैरों की आकृति के समान। घोड़े के पैरों, खुर नहीं, घोड़ा का जो पैर होता है ना, ऐसे देखते हो जो ऐसे करके गिरता है, ये घोड़ा का पैर, ठीक, इसलिए घोड़े का पैर ऐसे करके गिर रहा होता है। एलिफेंट वाटरफॉल कहां है, एलिफेंटा द्वीप, मुंबई,
एलिफेंट वाटरफॉल मेघालय और एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका, एलिफेंट वाटरफॉल मेघालय और एलिफेंटा आइलैंड मुंबई महाराष्ट्र, जहां पुर्तगाली सबको हाथी का मूर्ति मिली थी तो सबको नाम एलिफेंटा मार के सबको तोड़ दिए। ठीक है, तो अगर ढंग के लोग होते तो कम से कम उसको बचा के चलते। अभी देखो जमुई में लगातार जो है मूर्तियां मिल रही हैं पाल काल की। ठीक है, अभी सूर्य भगवान की मूर्ति मिली है जमुई में। ठीक, तो और वो भी आज से 1000 साल पहले की। और सब कुछ एकदम संतुलित है, कोई चीज टूटा नहीं है, सब कुछ, चारों हाथ पैर सब सलामत है और मतलब कहीं से भी ब्रोकन नहीं है। अब मजदूर लोग इतना अच्छा से वहां पे खुदाई कर रहे थे अपना, वो टकराया तो रुक गए सब, देखेगा रुक 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 अच्छा से निकाल, अच्छा से मतलब टूटे नहीं। तो सोचो कि मजदूरों में इतनी समझदारी थी कि ऐसे निकालो कि वो टूटे नहीं, नहीं तो उसी में कोई होता बहलोल तो क्या करता, वो तन से देता, अखंडित कर देता। लेकिन उन लोगों ने बहुत प्यार से उसको क्या किया, निकाला, कुछ भी नहीं हुआ है मूर्ति को 1000 साल से, पाल काल के समय की मूर्ति है। ठीक, सूर्य मंदिर। तो अभी अब जीएस आपका जीके का क्वेश्चन क्या हो गया कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जो है पालकालीन जो है 10वीं शताब्दी की सूर्य देव की प्रतिमा मिली है, तो जमुई से। ठीक, सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात 2 जगहों पर है, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में। सहस्त्रधारा उत्तराखंड और, अब देखो कैसे देगा, कहेगा कि इनमें से किस राज्य में सहस्त्रधारा जलप्रपात बहती है, और क्या देगा, देगा ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़। ठीक है, ए और बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहां आया ए और बी दोनों, 90% चांस है कि आपका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। लेकिन आजकल धूरफेकन टाइप के भी सेक्टर हो गए हैं, वो जानबूझ के दे देंगे तीसरा ए और बी। ठीक है, और आप जैसे ही होशियार बनिएगा। लेकिन अभी तक यही ट्रेंड चला आ रहा है कि अगर ए और बी दोनों है तो मान के चलिए कि 90% मामलों में आंसर क्या होता है, ए और बी दोनों। तो हम लोग एक जीके क्विज मास्टर थे, मैंने स्पोर्ट्स के टीचर थे गुप्ता जी, बचपन के स्कूल में, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते थे कि इन फुटबॉल ओनली, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, इन फुटबॉल ओनली कि इन विच स्पोर्ट्स डुरंट ट्रॉफी इज देयर। तो सब अरे बकलो लगे फुटबॉल ओनली तो फुटबॉल ही ना होगा, तो वो पहले ही कह देते थे कि अगला सवाल भी फुटबॉल से बोल दिए कि ये बताओ बच्चों कि डुरंट ट्रॉफी किस खेल में दी जाती थी। हम लोग कहे कि जा कलंके 12, तो वो हम लोग उसमें क्लास 2 में थे, तो वो हम लोग के स्पोर्ट्स टीचर थे और टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे, उसी में बोलते थे इन फुटबॉल ओनली आई एम आस्किंग या टेलिंग, जो भी जैसे वो बोलते होंगे अपना, तो वो अपने उसी स्टाइल में बोलते थे। हम लोग हंसते हंसते लोटपुट हो जाते थे, ये बताओ इनको। लेकिन ठीक है, टीचर थे। प्रमुख जलप्रपात, जल प्रपात, कुंचिकल, बराही, बराही नदी, बरही पानी, बुधबलंगा नदी उड़ीसा। ये देखो ये वर्षा जल है, इसीलिए उसमें नदी का नाम नहीं दिया था। तो अब देखो, अब यहां पर क्या क्वेश्चन हो सकता है कि वर्षा जल द्वारा निर्मित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आई बात समझ में आया? हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया ड्यू टू प्रेसिपिटेशन या ड्यू टू रेनफॉल। तो अब और आपका देखो क्या कह देगा कि वर्षा जल द्वारा निर्मित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और अब ए में ऑप्शन रहेगा कुचिकल। तो सब क्या पढ़ेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल। लेकिन जिसको ध्यान होगा कि ना, उसके लिए तो नदी थी ही वराही नदी, ये तो वर्षा बोल रहा है। ठीक, तो वर्षा जल के द्वारा निर्मित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, नोहकाली कई, नोहकाली कई। दूध सागर, मांडवी गोवा। ठीक है, दूध सागर, हवाई जहाज से उतरिएगा ना गोवा में, लगता है देख करके कि कहाँ ही आ गए, मतलब गिरते हुए जब। ठीक, या फिर दिल्ली से पुणे वाले रास्ते में जाइए, जब आप पश्चिमी घाट के बगल से जब आपका हवाई जहाज गुजरता हुआ जाएगा और वहां से जब आप नदियों को देखेंगे ना गिरते हुए, तो ऐसा लगेगा ना कि आसमान से जो है नदियां नीचे गिर रही हैं। वो विहंगम दृश्य उसी को कहा जाता है कि जाइए तो लगता है कि पूरा भाड़ा जो है वो कीमत उसकी वसूल हो गई, मतलब उसको गिरता हुआ देखना। ठीक है, पटना में देखेगा गंगा नदी, मतलब
वरना ऐसे ऐसे लगता है तो पहले देखना पड़ता है ठीक से, तब देखो अच्छा गंगा नदी है यही, और छोटा सा लगेगा ऐसे करके जाते हुए। तो और वहाँ पर लगता है कि हाँ एकदम, जब हवाई जहाज गुजरा होता पश्चिमी घाट के बगल से, तब दिखती है नदियाँ सब गिरते हुए। पता तो नहीं चला था कि कौन नदी है, मे भी गोदावरी या कृष्णा, मैंने कोई एक नदी रही होगी, लेकिन वो एकदम बड़ी नदी नीचे गिर रही थी, तो देख के लगा कि हाँ। दूध सागर, मांडवी, गोवा, जोग या गरसोपा, शरावती, जोग या गरसोपा, इसी का नाम महात्मा गांधी भी है। जोग या गरसोपा का नाम जो है क्या रख दिया गया है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। येन्ना, नर्मदा, शिव समुद्रम, कावेरी, भारत का शिव समुद्रम जलप्रपात, भारत का सबसे पहला 1902 में सार्वजनिक बिजली वितरण यहीं से शुरू हुआ था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिजली वाला, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। पानी से बिजली की व्यवस्था यहीं से हुई थी, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। शिव समुद्रम, साल था 1902। दार्जिलिंग में 1897 में बिजली आ चुकी थी थोड़े समय के लिए, उसके बाद ये यहीं से पर बिजली आना शुरू हो गया था भारत में। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, पैकारा नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में है, हल्का हल्का दिखना है, ज्यादा नहीं, ऊपर वाला पे ध्यान देना। दूध सागर, मांडवी नदी, गोवा। जोग या गरसोपा को क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जल प्रपात, ठीक है। यमुना, नर्मदा, शिव समुद्रम, कावेरी, भारत का पहला जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1902। सबसे पहले सार्वजनिक रूप से बिजली का वितरण कहां शुरू किया गया था, यहीं से शुरू किया गया था। हाँ ये देख लीजिए, चूलिया चंबल, ठीक है, ये पूछता है। चूलिया जलप्रपात चंबल, मात्र 18 मीटर की ऊंचाई है। पुनासा चंबल पे ही है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी राजस्थान में है। टोंस, बिहार जलप्रपात टोंस नदी है, टोंस नदी राजस्थान में है। गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में नहीं होना चाहिए ये। क्वेश्चन आता है तो राजस्थान थोड़ी है। वो तो ककोलत है, वो सब नहीं। नहीं नहीं, वो टोंस नदी कारण दे रहा है। बिहार जलप्रपात जो है ये दक्षिणी टोंस नदी है, ये कैसे दे रहा है इसमें। क्या है कि टोंस नदी जो है वो है यूपी वाला, कैमूर वाले इलाके में है। किस नदी पर, टोंस तमसा नदी। बिहार जलप्रपात टोंस तमसा नदी पर स्थित है। टोंस की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ियों पर स्थित तमस कुंड से हुई है। तमसा गंगा की सहायक नदी, प्रयागराज पर सिरसा में गंगा में मिल जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन
बिहार जलप्रपात थोड़ा सा हमको डाउट है, ये दे दिया है बिहार जलप्रपात, लेकिन ये राजस्थान का सबसे बड़ा भीलबेरी वो दे देता है, जैसे मान लीजिए कि इसलिए दे देता है ना, एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कि लूसेंट में छाप दिया तो जो भी लूसेंट पढ़ा ना उसकी बुद्धिया तो लूसेंटे तक रही ना, तो अब वो क्या करता है कि वहीं से छापते हैं सब। कई बार देखिएगा कि बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठा देता है, लूसेंट से, तो वो तो बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन से उतनी बुद्धि थोड़ी होती है, वो तो सिर्फ अपना उठा के पूछ दिया, उसका जो 15-16 सवाल हर साल गलत होता है, क्यों गलत होता है? अगर उसको इतनी ही बुद्धि होती तो उसका क्वेश्चन गलत होता इतना साल से, तो ये चीज़ है। अब ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। वैसे हम धुआंधार जो है वो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, धुआंधार जलप्रपात, और ये संगमरमर के लिए फेमस है। ये क्या के लिए फेमस है? संगमरमर के लिए। हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा, देखो ये बोले थे ना स्वर्ण रेखा, झारखंड में हुंडरू रांची में है, ठीक। और देखो चित्रकूट आ गया, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, ठीक है, नियाग्रा भारत का नियाग्रा। आज देखो क्या नदी को प्रयागराज में, टोंस नदी जो जाके मिल जाती है गंगा नदी में। ये जो है ना जोग या गरसोपा को गांधी सागर नहीं कहते हैं यार, महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। ये गांधी सागर ले आया मध्य प्रदेश वाला, चंबल नदी वाला, ठीक है। जहां मन तहां मन, जैसे मन उसे छाप दे रहा है सब। जोग या गरसोपा को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, महात्मा गांधी, इतना ना गलत दिए हुए कि क्या, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। चलो कम से कम इसी बहाने कुछ कुछ पूरा हो जा रहा है। ऑनलाइन में भी किसी ने कुछ कहा है कैमूर हिल्स, कैमूर तो देख ही रहे हैं कैमूर हिल्स, लेकिन दिक्कत क्या है कि कैमूर यहाँ राजस्थान लिख दिया है ना। चलिए, जो हम लोग का क्या हुआ, जलप्रपात वाला जो पोर्शन था वो खत्म हुआ, और जो बिहार जलप्रपात है वो जहाँ तक हमको आइडिया है कि जो कैमूर इलाका है ना अपना, और यूपी का जो बॉर्डर है, ये वहीं पर कहीं आसपास में है। अब इसको राजस्थान में कैसे दिखा रहा है लूसेंट, जाहिर बात है कि लूसेंट में लिखा हुआ है तो कई सारे लोग उसी को फॉलो कर लेते हैं और वो फिर उसी में देना शुरू करते हैं कि कहाँ है ये, जबकि राजस्थान का पूरा हम जीके पढ़े हुए हैं, उसमें कहीं भी बिहार जलप्रपात की चर्चा किसी भी जिले में नहीं है, ठीक है। अब उसमें 50 से ऊपर जिले हो गए हैं, और राजस्थान पीछे सब लगातार दिए थे और बढ़िया से राजस्थान तैयार है मेरा, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी जलप्रपात बिहार नाम से नहीं है। और सबसे बात है कि टोंस नदी वहाँ बहती नहीं है। भारत में 2 टोंस नदियाँ हैं, एक टोंस नदी उत्तराखंड में यमुना की सहायक है, और दूसरी टोंस नदी, उसको दक्षिणी टोंस भी कहते हैं, तमसा नदी भी कहते हैं, वो जो है कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और प्रयागराज के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो और इसी पर जो है बिहार जलप्रपात है। इसका मतलब बिहार जलप्रपात कहीं ना कहीं यूपी बिहार के बॉर्डर पर है, कैमूर पहाड़ियों में, क्योंकि वो कहाँ से गिरती है, कैमूर पहाड़ी से है। तमसा टोंस को ही तमसा बोलते हैं, दक्षिणी टोंस बोल देते हैं। अब ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर आएंगे। तो इसमें क्या है, रॉबर्ट क्लाइव शुरू में 3 साल के लिए आया था, और फिर आया था कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार ये ना जब शुरू में आया था तो ये मेयर क्लर्क थे, लेकिन अपने क्षमता से क्या बन गए, गवर्नर, ठीक। क्योंकि अंग्रेज जो थे बंगाल उनके हाथ से निकल रहा था सियोदौला के कारण, और मद्रास से भेजा गया क्लाइव को। मद्रास अपना नेवी लेकर के, नौसेना लेकर के पहुंचा और सियोदौला को हराता है, ठीक। कहने को नाम को जो है ड्रेक जो था वो वहां पर उसका युद्ध का संचालन कर रहा था, लेकिन वास्तविक उसका संचालन करता कौन था, प्लासी लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव की योग्यता को देख करके ही डायरेक्टर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने इसको बंगाल का पहला गवर्नर बनाया था। एक ही बार में क्लर्क से सीधे कहाँ पहुंच गया था, गवर्नर। और ये अपने साम्राज्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। पहला 3 साल जब तक ये रहा तब तक मीर जाफर को कोई दिक्कत नहीं होने दिया, मीर जाफर उसको भी गिफ्ट देते रहता था। क्लाइव जब तक गवर्नर रहा दिक्कत नहीं होने दिया। क्लाइव इंग्लैंड चला गया, 3 साल के बाद बुला लिया गया। उसके बाद मीर जाफर की हालत खराब हुई। अब बंगाल का जो भी गवर्नर आता था वो मीर जाफर से क्या कहता था, और दे और दे। अंत में मीर जाफर कहा कि बाप रे बाप, हम क्यों सियोदौला को मरवा दिए, ठीक है, इससे बढ़िया तो हम सेनापति ही ठीक थे।
और कहा कि भैया अब हमको नवाबी नहीं चाहिए। तो यही कारण है कि 60 से 63 तक फिर मीर कासिम उसका दामाद को बनाया गया, ठीक। और 63 में फिर वो भागा तो 64 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, तो फिर से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। 5 साल का गैप इसीलिए है, 5 साल का गैप। 2 साल फिर रहता है ये गवर्नर, और जब ये लौट के जाता है तो वहां जो अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव को पैसा देकर के पागल हो जाते हैं कि बाप रे बाप, ये कितना पैसा कमाया है वहां गवर्नर रह करके रॉबर्ट क्लाइव। तो इतना ना बोले रॉबर्ट क्लाइव को कि भ्रष्ट कहीं का, झूठा कहीं का, चोर कहीं का, कि रॉबर्ट क्लाइव सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हम जिस देश के लिए इतना किए भारत को गुलाम बनाने में, वो देश हमको लास्ट में क्या दिया, सिवाय गाली गलौज के, आलोचना के कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि अंग्रेजों में जो थे वो सब इन सब समस्याओं से ग्रस्त नहीं थे। वहां भी इतनी आलोचना होती थी कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर क्या कर लेते थे कि रॉबर्ट क्लाइव के स्टेचर का आदमी सुसाइड कर लिया। तो आप सोचिए कि जो उस लेवल का विजेता था, जो छोटे लेवल से वहां पहुंचा था, वो भी सुसाइड कर लेते। तो कभी कभी इंसान बहुत कमजोर हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है, और जबकि वो असल में लगता है कि ये तो बहुत ताकतवर आदमी है। तो अच्छे अच्छे लोग भी विपरीत परिस्थितियों आगे क्या कर लेते हैं, दम तोड़ देते हैं। इसीलिए कई बार जो चीज मान लो कि हमारे लिए है कि हम बहुत सारी चीजों को झेल सकते हैं, हो सकता है कि सामने वाला उतना मजबूत ना हो, तो उस समय यह ध्यान देना पड़ता है कि कहीं सामने वाला बंदा सुसाइड करने सच में ना जा रहा हो। तो थोड़ा सा 2 शब्द प्यार के बोल दिए तो हो सकता है कि वो सुसाइड करने जो अपना फैसला जो क्या कर लेता है, बदल लेता है। कई बार जैसे सुशांत सिंह राजपूत, तो जब उनका वो लगातार फोन लगा रहे थे कहीं, और जो बंदा था वो सो चुका था, भाई जाहिर सी बात है 1-1.5 बजे रात तक कौन जगह रहता है। और जब वो सुबह में देखा कि इतना फोन आया हुआ है सुशांत का, कॉल बैक किया तो कोई उठाया नहीं। तो इसका मतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत उस आदमी से बात करना चाह रहा था कि किसी तरह मेरी बात हो जाए, और हो सकता है बात करके मन हल्का हो जाता। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, सो जाते हैं कि अब सोया, जब सुबह उठा जाएगा देखा जाएगा। तो खुद को भी समझाना चाहिए कि पिता हैं, इकलौते, मतलब कोई नहीं है उनका, सिर्फ बहनें थी, इकलौते बेटे थे, समझना चाहिए था कि पिता का क्या होगा ये सब। तो और ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट हो सकता है कि लोग कहते हैं अभी तक कि मारा गया है, तो उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है अगर मारा गया होगा तो। ये इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, ठीक है। द्वैत शासन का मतलब हो गया कि यहां पर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ये जो था। और हम लोग जो आगे देखते हैं अनुच्छेद 1919 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट में जो डुअल सिस्टम, वो द्वैत शासन अलग है और ये द्वैत शासन अलग है। इसमें शासन का एक मुंडा जो हो गया वो हो गया गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर, और दूसरा हो गया बंगाल का नवाब। इसको ये कहा कि हम वसूलेंगे रेवेन्यू, राजस्व वसूलेंगे हम, और तुम देखोगे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। अब गवर्नर के अंतर्गत अंग्रेजों को लग चुका था कि बंगाल को तो हमने जीत लिया है, अब वो बदमाशी शुरू किए, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते थे। नवाब कुछ कर नहीं पाता था, भारतीय बंगाली होने लगे परेशान, वो अपनी समस्या लेके आते थे नवाब के पास, ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कोई उसका हिम्मत ही नहीं होती थी नवाब की। और ये खाली राजस्व वसूलने में लगा रहता था कि जितना खींच लो भारतीयों से। नतीजा था भारत में अकाल पड़ना शुरू हो गया, कुछ रहने ही नहीं देते थे सब। सोचो कि शुरुआत की ये स्थिति थी, अगर उस समय भी ये एक हो गए होते तो अंग्रेजों को मार करके भगाया। लेकिन उन्होंने उतने दिनों में हम लोग एक नस पकड़ ली थी, हम लोग एक चारित्रिक कमजोरी है कि जहां देखा पैसा वहां चिपक गए। अंग्रेजों ने हम ही को लूटा, उसी से रेवेन्यू कट करके उसी से हम में से कुछ भारतीयों को देना शुरू किया नौकरी। और जब एक बार नौकरी में हर महीना पैसा आने लगा तो हम भारतीयों की एक आदत क्या होती है ना कि संतोषम परम सुखम, ठीक है हमको नहीं चाहिए, ठीक है हर महीना हमको दे रहा है ना, ठीक है हमको जरूरत नहीं है। और अंग्रेज की सोच के थे कि जितना हो सके अधिकतम हमको कर लेना है। यही कारण है कि आगे भी जब डॉक्टर हैमिल्टन जब फर्रुख शेर का फोड़ा ठीक करता है
तो पूछता है फरूक से, बोलता है बोलो क्या चाहिए तुमको। कहता है हमको नहीं चाहिए, मेरी कंपनी को, इसलिए कंपनी को जो है आप चुंगी फ्री कर दीजिए, अब व्यापार करने दीजिए। सोचो कोई हम लोग जैसा होता, हमको एकदम 7 थरिया सुप्पा भर के दे ना दीजिए, सोना चांदी लेके जाए हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये होती थी। ठीक, यही होता था क्या, द्वैध शासन। एक तरफ रेवेन्यू कलेक्शन, बाद में अंग्रेजों ने इसको भी एनक्रोच करना शुरू किया। इसीलिए नवाब मीर जाफर रोने लगा कि हम ये शेदौला के साथ जो धोखाबाजी की है वो कितना भारी पड़ा हम पर। ठीक है, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले किसके पास थे, कंपनी के। जबकि कानून व्यवस्था, शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके पास थी, नाम मात्र के लिए नवाब के हाथों में। अब सोचो कि सैनिक संरक्षण किसके पास है, राजस्व वसूली का अधिकार किसके पास है, ठीक है, अब विदेशी मामले किसके पास है। तो आप इकाची का शासन चला रहे हैं। आपका बच्चा क्या शासन चलाने के लिए, कुछ नहीं। ठीक है, इसने मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड को इलाहाबाद की संधि के लिए बाध्य कर दिया। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की पहली संधि मुगल सम्राट से, मुगल सम्राट के सम्राट कहना भी बेवकूफी है, मुगल शासक शाह आलम सेकेंड से। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, फाउंडेशन स्टोन पड़ गया। एक संकेत चला गया कि मुगल शासक जो है वो भी उसके सामने झुक गया। मन तोड़ने के लिए काफी था, मन तोड़ने के लिए ये काफी था, क्योंकि ये मूर्खे थे। आप देखिएगा कि पेशवा से, मराठों से बड़ी डरते थे सब, लेकिन जब पेशवा खुद ही चरणों में गिर गया अंग्रेजों के, और क्यों, पेशवा बाजीराव सेकंड जो था लंठ प्रवृत्ति का आदमी था, बदमाश था, डरपोक भी था भीतर से। तो आप देखिएगा कि जो अक्सर लोगों को, कमजोरों को जो डराते धमकाते नहीं है सब, आप देखे होंगे इस टाइप के लोग मिल जाएंगे आपको, जो मजदूर हो गया, रिक्शा वाला हो गया, उसको मार देंगे, थप्पड़ दौड़ा देंगे, पीट देंगे। इस टाइप के लोग ना डरपोक बहुत होते हैं। ये केवल उसी को मारते हैं जो उनसे कमजोर होता है, अपने से ताकतवर के सामने उनकी बोलती एकदम नहीं। मनुष्य की फितरत होती है कि अपने से ताकतवर से आपके लड़ने की हिम्मत, कलेजा कुछ ही लोगों में होता है। जैसे होता कि चैलेंज, ये क्षेत्र ऐसा है, आओ फरियाओ, तुम्हारे क्षेत्र में उतरे हैं, फरियाओ। तो जो खौफ ऐसी चीज है ना, अच्छों का पानी उतार देती है, चमड़ी के रंग का। तो वही हाल है यहां। पेशवा जो है खुद ही उसके चरणों में गिर गया, बाजीराव सेकंड। मराठों का पूरा सीधा छलनी हो गया और अंग्रेज यहीं से चढ़ गए। ठीक है, बंगाल में अली वर्दी खां कहता है कि अगर अंग्रेजों को छेड़ा गया तो काट काट के मार देंगे, और अगर प्यार से रखा गया तो शहद देंगे, वो मधुमक्खी हैं। तो अली वर्दी खां का ये स्टेटमेंट अंग्रेजों को कितना मनोबल बढ़ाया होगा कि जब इसका नवाब ऐसा डरपोक है कि हम लोग से डरता है, कहता है कि सब मधुमक्खी है, छेड़ो मत, नहीं तो काट काट के मार देगा, तो मन बढ़ता है ना। आपके डायलॉग क्या होते हैं, लोगों के मन को बढ़ा देते हैं। हम कई बार ऐसा देखे हैं कि फ्रंट पर हम लोग हैं, कुछ महिलाएं या कुछ उस टाइप के किरदार जो हैं घर के, और सामने में दुश्मन है, बहस हो रही है, ये क्या जरा, अब महिलाएं चलो ना, छोड़ो ना, बाप रे बाबू, प्लीज बाबू मत लड़ो, बाबू मेरा बाबू। मूर्खता में उसने क्या किया, अपने शत्रु की ताकत को 10 गुना बढ़ा दिया। और वही अगर कहती बेटा पकड़ हाथ में ले, अब आ गया हाथ में रख। यहां क्या होता है कि खून देखे नहीं कि सीधे बेहोश होके डाउन। हर कोई छत्रपति शिवाजी की मां नहीं होती है, याद रखिएगा। कुछ ही माएँ होती हैं जो शिवाजी से शेर को पैदा करती हैं। ठीक है, माँ भी वैसी होनी चाहिए, शेरनी, तभी वो शेर पैदा करती है, वरना गिदड़ों की कौम जो है गिदड़ों की फौज खड़ी कर देती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि माँ कैसी है। और माँ का मतलब ये नहीं कि वो लंठ है, माँ का मतलब है कि वो बुजदिल नहीं है, वही शेरदिल बेटा पैदा करती है। जैसे कि जीजाबाई ने शिवाजी को पैदा किया था। शिवाजी मंझोले कद के थे, ठीक है, लेकिन कलेजा देखो,
कि 6.5 फुट के अफजल खान को मार के गिरा दिया। ठीक है, तो अगर चौड़ाई लंबाई ही पैमाना होती तो जंगल का राजा हाथी होता, शेर नहीं। शेर क्यों होता है कि उसमें कलेजा होता है उस टाइप से, और वो समझदार भी होता है। उसको जहां खतरा दिखता है पतली गली से निकल भी लेता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि भी होनी चाहिए, बैल बुद्धि नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान बनाए। बंगाल के लिए बना दिया मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए बना दिया राजा सिताब राय को। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर बीपीएससी में तो स्पेशली पूछता है, बीपीएससी या बिहार के किसी एग्जाम में, कि बंगाल में किसको बनाया था, मोहम्मद रजा खां को, और बिहार में किसको बनाया था, राजा सिताब राय को। अन्य गवर्नर जो था वेरेलस्ट था, ये वेरेलस्ट, ठीक है, ये ऐसा ना स्पेलिंग कर दिया इसका कि वेरेलस्ट, ठीक। कार्टियर, बंगाल में इसी के समय में अकाल पड़ा था। और वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स जो था 1772 से 73 तक ही गवर्नर था बंगाल का, ठीक है। निकल बाद में बात कर लेते हैं आपसे, ठीक। 1772 से 1773 था, ठीक है। अन्य गवर्नर वेरेलस्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसका ही प्रमोशन होता है गवर्नर जनरल में, यानी कि ये 1772 से 73 तक क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से आगे कब तक, 1785 तक ये बंगाल का प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल। देखो यही अंतर है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ये प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक। इसके पहले वेरेस्ट कार्टियर के टाइम में ही 1770 का अकाल पड़ा था। भारत का, आधुनिक भारत का पहला बड़ा अकाल 1770, द लार्जेस्ट फेमिन। 1717 पूछता है एग्जाम में कि भारत का, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था, 1770 में। किसके समय, कार्टियर के समय, ठीक है, कार्टियर के समय 1770 में भारत का सबसे बड़ा अकाल, आधुनिक भारत का, कार्टियर के समय बंगाल में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। करीब माना था कि 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे उस साल, और लोगों ने अपने रिश्तेदारों, अपने घर के लोगों का मांस खा खा के अपना पेट की आग बुझाई थी। ये हाल हो गया था भूख के मारे। उसके बावजूद ये लोग सुधरने को तैयार नहीं थे। और मार कौन रहा था, ब्रिटिश सेना में सबसे ज्यादा, अगर 60 सैनिक हैं तो मान के चलो कि 5 सैनिक भारतीय थे, 1 अंग्रेज होता था, 5 जो है भारतीय होते थे। ये हाल था। तो सोचो कि हम लोग का चरित्र कैसा है। जलियांवाला बाग में जो गोलियां चली थी, उसमें गोलियां चलाने वाले भारतीय सैनिक थे, ऑर्डर देने वाले अंग्रेज थे। तो किसने किसको मारा। संथाल परगना में 15,000 आदिवासी मार दिए गए उस 1855-56 वाले में, सिद्धू कानू वाले ये में। उसमें गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे, कितने अंग्रेज थे, ठीक है, सब यहीं के थे मारने वालों में, ठीक है। तो ये सब चीज, यही कारण था कि हमारा देश इतना लंबे समय तक गुलाम रहा। वो तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व थे जो इन्होंने देश को कम से कम एक सूत्र में बांधना सिखाया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब क्या बनाया गया, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, स्पेशली बंगाल का ही गवर्नर जनरल, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास में अभी भी गवर्नर ही रहने दिया गया। और उनको क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का जूनियर बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का जूनियर, कार्यकाल कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स। इसको 1773 को, बार बार कहा है, 74 करने में आमादा है, 1773 से 1785। वारेन हेस्टिंग्स भी देखो 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में आया था वारेन हेस्टिंग्स भी। जैसे कैसे क्लाइव आया था, यही कहा था कि अगर आप में क्षमता होगी ना
और आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो कोई नहीं जानता है कि आप जीवन में कब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे इतना आगे निकल गया है। जिंदगी बहुतों को मौका देती है। ठीक है, आप कभी नहीं जानते कि आप कब क्लिक कर जाइएगा। बस एक ही शर्त है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना पहले, फिर बंगाल का गवर्नर और फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बना। कंपनी का गवर्नर जनरल, जनरल लिखते, जनरल, गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स 73 से 85, इसने राजकीय कोषागार यानी ट्रेजरी को, राजकीय कोषागार यानी कि ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। मुर्शिदाबाद से कहां लाया? कलकत्ता। 1772 में जब ये गवर्नर था, इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी और दीवानी, फौजदारी और दीवानी। जो दीवानी है सिविल, सिविल कोर्ट, जो फौजदारी है क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। फौजदारी और फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट और दीवानी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में पैसा वाला मामला, क्रिमिनल कोर्ट में हत्या, चोरी, मर्डर, ये सब वाला मामला, उसको फौजदारी। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। उस समय देखो दरोगा जो है जज होता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। कलेक्टर जो कलेक्ट करता था, दीवानी पैसवा, रेवेन्यू। ठीक है, तो कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था, जो कि आपका क्रिमिनल केस देखेगा कि तुम लोग भैया कैसे चलते हो, तुम लोग जानो। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। इतना नहीं ध्यान देना है, इस सब पर ध्यान मत दीजिएगा, ये सब फालतू चीजें हैं, इसमें माथा दर्द अपना मत करना। आज भी देखना दानापुर को निजामत कहते हैं, दानापुर निजामत, इसी कारण। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। ठीक है, सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के दो सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे पैसा वाले मामले में। फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले के दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में जाते थे। मत पढ़ना, ठीक है, ये सब हेडेक है फालतू का, ये सब खाली बस ये इस तरह की चीजें लूसेंट को बेकार बनाती हैं। ऐसे जो काम की चीज है वो दिया ही नहीं है यहाँ। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था दीवानी मुकदमों में, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। कारण था उस समय अभी जो है मुगल वंश वो चल रहा था, मुगलों का शासन भारत में, इसलिए अंग्रेज जहां जहां थे वहां वहां वो मुगलों वाला शरीयत कानून लागू कर रहे थे। ठीक है, अभी जैसे कैसे होता है कि धारा जो अनुच्छेद 44 है इसके ये क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, क्योंकि केवल मुस्लिम ही इसका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारा शरीयत वाले मामले में हम शासित होंगे शरीयत के मामले से, कि हमारा अपना वैसा रहेगा अलग से। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें हैं, फिर सेकुलर इंडिया में वो दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए जो मौलाना मदनी हैं उन्हें कहा है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे यूसीसी को अगर लागू किया गया तो, क्योंकि सबको अपना अपना मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर कई ऐसे धर्म हैं जो मानते हैं कि वो एकमात्र सही धर्म है, बाकी सब झूठे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर बड़ी स्थिति दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सेकुलर इंडिया में रहना है तो आपको सेकुलर माइंडसेट का बनना ही पड़ेगा और अंततः मानना ही पड़ेगा, चाहे आप जो रहिए। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स मैंने हेस्टिंग्स जो था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, जिस द्वैत प्रणाली की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, उसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। ठीक है, द्वैत शासन, द्वैत शासन शुरू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। उसको समाप्त कौन किया? कितने साल चला द्वैत शासन? 7 साल, 7 years ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चला था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि डुअल शासन को शुरू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव।
और इसको खत्म कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था भी संभालने का आदेश दे दिया कि अब ये नवाबी खत्म, और इसी दिन से बंगाल की नवाबी खत्म कर दी गई थी। ठीक है, संभवतः मुबारक उद्दौला जो था वो बंगाल का अंतिम नवाब था। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रज्जा खान और सिताब राय को पद से कि चलिए हटिए, तो आप लोग बहुत हुआ आप लोग का, ठीक, तो ये अब अपने हाथ में कंट्रोल ले रहा था धीरे धीरे वारेन हेस्टिंग्स। दिक्कत क्या थी? इसी समय अमेरिका में जो है अमेरिकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो शुरू होने को आतुर था। इसी समय जो है 1774 में बोस्टन टी पार्टी वाली घटना हो जाती है। ठीक है, अमेरिकन एकदम आमादा हो गए कि हम लोग इंग्लैंड से अलग होंगे ही होंगे, और यही कारण था कि अंग्रेज डायरेक्टर्स भी चाह रहे थे कि क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स सबसे काबिल आदमी है और जो कह रहा है चुपचाप मानो, इसलिए इसको पावर बढ़ा रहे थे इसका। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने नई भू राजस्व लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी मीन्स ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको पहले ही जो है, इसको पहले ही बंगाल के नवाब जो है संभवतः हमको लगता है कि मुर्शिद कुली खान ने जो इसको लागू किया था। ठीक है, या अभी हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, जहांदार शाह, हाँ जहांदार शाह मुगलों में उसी के टाइम में इधर ये हुआ था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट वाला। ठीक, इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक भू राजस्व जितना वसूला जाए। इसके मुख्य दो विशेषताएं थी। पंचवर्षीय ठेका 5 साल के लिए होता था, और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। अब लगान जमींदार बनने के चक्कर में सब अनाप शनाप बोल देते थे कि हम लोग इतना वसूल के दे देंगे हुजूर। अब वसूलने के चक्कर में नुकसान नहीं हो, मारपीट करना शुरू कर दिए। कैसे भी चंदा उंदा लेने के लिए आते हैं तो एकदम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे कि अब नीचे हैं तो नीचे तो हैं तो बड़े पद पर, मतलब बड़ा पद है लेकिन कलेजा नहीं है, तो वो चढ़ करके जो है सर्टिफिकेट उठा लिए, लैपटॉप उठा के इसका ले चलो, ये करो वो करो, लेकिन यहाँ आए चुपचाप दे देते भी नहीं। तो जैसे देवता होते हैं वैसे ही उनकी पूजा होती है, याद रखिएगा इस चीज को। तो आप बहुत बड़े तोपची हैं लेकिन आपके पास कलेजा नहीं है, हम कुछ नहीं हैं लेकिन मेरे पास कलेजा। तो मारोगे हम तुमको 10 बार मारेंगे, इतना याद रखना, इसलिए पहली बार में ही मार देना, नहीं तो फिर बहुत रोओगे। तो ये माइंडसेट आपको क्या करता है, फिर जिला ले जाता है, क्योंकि खौफ तो है ही, औकात कुछ नहीं है, बनते हैं बड़ा, क्योंकि ये लोगों का चरित्र होता है कि चल ना भीड़ में चलते हैं, डराएंगे हम लोग। तो भीड़ आपको डराने की कोशिश करती है। हम भारत के इतिहास को बहुत प्रेम से, बहुत नजदीक से पढ़े हैं और हमको पता है यहां शासन वही करता है जो डरता नहीं है। डरपोक शासित होने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, तो राजा वही बनता है जो क्षति से रक्षा करता है। ठीक है, और जो क्षति से रक्षा नहीं कर पाता है उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होता है। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया नवाब की देखभाल के लिए। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रज्जा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। ये नवाब फर्जी का इस सब पे मत ध्यान दे, ठीक है, फालतू का। 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। अ कोड ऑफ, इन्होंने पढ़ना शुरू किया हिंदुओं का ये कि क्या है एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। जेंटू का मतलब जेनिटल, यानी कि एक तरह से उत्तराधिकार से होता है, उत्तराधिकार के कानूनों की संहिता। जेंटू का मतलब यहां पर क्या हुआ, सक्सेशन टाइप में, ठीक है, जो उत्तराधिकार। यहां पर जेंटू लॉज का मतलब क्या हुआ, ठीक है, उत्तराधिकार, सक्सेशन राइट्स। तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज यानी कि उत्तराधिकार के कानूनों से संबंधित संहिता, जिसको कोडिफाई कहता है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, विलियम विल्किंस ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, ठीक, आज इसको
यहीं पर रोकते हैं। ठीक, इतना आ गया, बाकी ध्यान दीजिएगा। अब ये भी आ गया कि मनुस्मृति को आखिर एक कोड ऑफ जेंटू लॉज क्यों कहते थे? लोगों को पता नहीं चलता था जेंटू क्या होता है, खाली रटवा देते थे कोड ऑफ जेंटू लॉज। जेंटू मीन्स उत्तराधिकार। ठीक है, ये ध्यान रखना, सक्सेशन।